Assalamualaikum class. Welcome to all of you in financial derivative class. अ, ये हम लोगों का जो कोर्स होगा फाइनेंशियल डेरिवेटिव का इट कंटेन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डेरिवेटिव और बहुत से न्यूमेरिकल भी हम इसमें देख रहे होंगे और डिफरेंट मॉडल्स हम डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, ओवर द टाइम जो है हम डिफरेंट जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में जो है हम कंप्लीट डिस्कशन जो है हमारे डिफरेंट चैप्टर्स में रहेगी। तो बेसिकली इस वन ऑफ द मेजर कोर्स यू कैन से इन स्पेशलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, जिसमें हम जो है डिफरेंट फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एक बीइंग इन्वेस्टर, एक इन्वेस्टर जो है वो कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है अपनी मनी को, और फाइनेंशियल डेरिवेटिव इज़ वन ऑफ द टूल के वो जिसके थ्रू जो है अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और रिस्क को जो है मिटिगेट करने के लिए, रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वन ऑफ द टूल जो है वो डेरिवेटिव जो है वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। तो वी विल डिस्कस डिफरेंट बुक के थ्रू हम जाएंगे, और जो भी मैं डेटा या जो भी बुक हम डिस्कस करेंगे इंक्लूड करेंगे उनसे मैं चैप्टर जो है आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। जहाँ जहाँ पे भी हमें मटेरियल अवेलेबल होगा हम वो मटेरियल इंक्लूड कर देंगे, और आपको मैं गूगल क्लासरूम वगैरह पे जो है वो शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम। बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, हम आज के जो हमारा जो इंट्रोडक्टरी सेशन है इसमें जस्ट मैं आप लोगों को फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो डिफरेंट डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स हैं, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हैं, उनके बारे में जस्ट इंट्रोडक्टरी डिस्कशन हमारी रहेगी ताकि आप लोगों को थोड़ी फेमिलिटी हो उससे, और फिर हम जो है टाइम टू टाइम जो है नेक्स्ट वाले सेशंस में इसको इनकी डिटेल जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। At the end of this course, you people would be able to understand what is forward, future, ऑप्शन, स्वैप्स और इनकी ट्रेडिंग कैसे हो सकती है, और कौन कौन से डिफरेंट सिक्योरिटी विद इन डेरिवेटिव मार्केट जो है एक वाइड रेंज ऑफ सिक्योरिटीज जो है वो अवेलेबल होती है, जिसमें आप बीइंग इन्वेस्टर जो है डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। तो ये टाइम टू टाइम जो है हमारे क्वेश्चंस डील हो रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, बुक जो है अभी जिस बुक को हम लेके चलेंगे, डेरिवेटिव डिमेस्टिफाइड एंड्रयू एम चिसोरम, दिस बुक वुड बी फॉलोड। तो इस बुक के कुछ चैप्टर जो है हम यहाँ से लेंगे, और इस बुक में जो जो चैप्टर मैं इंक्लूड करूँगा आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा टाइम टू टाइम कि हम कौन कौन से चैप्टर जो है इस बुक से ले रहे हैं, या किसी और बुक से अगर कुछ मटेरियल इंक्लूड करना है तो वो भी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा टाइम टू टाइम। ओके, so in today's discussion we will just discuss the origin and growth of the derivative market, और उसमें डिफरेंट डेरिवेटिव के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शंस के, वो हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो डिफरेंट मार्केट पार्टिसिपेंट हैं, डीलर हैं, हेजर्स, स्पेकुलेटर, आर्बिट्रेजर, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। और तो आज की हमारी डिस्कशन बेसिकली चैप्टर फर्स्ट इस बुक से रहेगी, और जिसमें जो है हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों तक पहुंच सके। ओके, ऑलराइट। The origin and growth of
द मार्केट, अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत आप लोगों को पहले आइडिया होगा भी कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव इज एन एसेट whose value is derived from that of some other asset। अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो डेरिवेटिव इटसेल्फ जो है इसकी अपनी कोई वर्थ नहीं होती, अपनी कोई वैल्यू नहीं होती। ये हमेशा जो है किसी और एसेट की वैल्यू पे जो है वो बेस कर रहा होता है। एक्चुअल में चेंज जो आता है, जो किसी भी बेस अंडरलाइंग एसेट जो होगा उसकी वैल्यू जो चेंज जितनी रेशो से चेंज हो रही होगी, डेरिवेटिव जो है उसकी वैल्यू भी उसी रेशो से चेंज हो रही होगी। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है कि itself is not any kind of commodity or any kind of good। बेसिकली डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव यूज इज एन एसेट जिसकी वैल्यू जो है वो ड्राइव होती है थ्रू अंडरलाइंग एसेट। तो एसेट की वैल्यू इस डेरिवेटिव के साथ अटैच हो जाती है, और जो उस पर्टिकुलर एसेट में चेंजेस आते हैं, उसकी प्राइसेस में जो भी चेंजेस आएंगे उसका इम्पैक्ट जो है इस डेरिवेटिव पे आ रहा होगा। तो जो भी पर्सन डेरिवेटिव को होल्ड करेगा एक्चुअल में उसने वो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस ही होल्ड की होगी। जो भी चेंज आ रहा होगा अंडरलाइंग एसेट में उसका इम्पैक्ट उसके होल्ड किए हुए डेरिवेटिव पे आ रहा होगा। खैर, इसको हम फर्दर कंटिन्यू भी करते हैं, जैसे हमारी डिस्कशन आगे मूव करेगी तो आप लोग जो है इन कॉन्सेप्ट के साथ फेमिलियर होते जाओगे। तो डेरिवेटिव इज एन एसेट whose value is derived from that of some other asset known as underlying। कोई भी अंडरलाइंग एसेट गोल्ड हो सकता है, कोई करेंसी हो सकती है, ठीक है, ऑयल प्राइसेस हो सकती हैं, कोई भी एसेट जो है उन पे जो है वो ये डेरिवेटिव बेस करेगा। एक्चुअल में अंडरलाइंग एसेट जो भी होगा उसकी वैल्यू में, उसकी प्राइसिंग में जो भी चेंज आ रहा होगा उसका इम्पैक्ट उस पर्टिकुलर डेरिवेटिव पे आ रहा होगा। अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल लें, इज एन एज एन एग्जांपल, suppose you agree a contract with the dealer that gives you the option to buy a fixed quantity of gold at a fixed price of 100 at any time in the next 3 months। फॉर एग्जाम्पल कि एक डीलर है, उसके साथ आप एक एग्रीमेंट में चले जाते हो कि आप क्या करते हो, यू एग्री ए कॉन्ट्रैक्ट विद द डीलर दैट गिव यू द ऑप्शन। आपने एक ऑप्शन डीलर से बाय कर लिया कि 100, आपने प्राइस जो है वो 100 फिक्स कर ली। ऑप्शन टू बाय ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस ऑफ $100 एट एनी टाइम इन नेक्स्ट। आप कहोगे कि $100 में मैं जो है वो गोल्ड की पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो बाय करूँगा गिवन जो टाइम पीरियड है फ्यूचर में 3 मंथ इस केस में है। तो 3 मंथ, आने वाले 3 महीनों में आप 100 जो है आपने प्राइस फ्रीज कर ली कि आप आने वाले 3 महीनों के अंदर जो है उस चीज़ को बाय कर लोगे। एट द एंड ऑफ द थर्ड मंथ के एंड पे आपके पास ये अगर आप डेरिवेटिव सिक्योरिटी जो होल्ड कर रहे हो, यहाँ पे हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ऑप्शन इज आल्सो डेरिवेटिव सिक्योरिटी। तो उसमें क्या है कि ऑप्शन अगर आपने होल्ड कर रखा है, आपने डीलर से ऑप्शन बाय करा, उसके अगेंस्ट कोई भी थोड़ी बहुत फी जो है वो पे की होगी आपने, ठीक है। इसको खैर हम ऑप्शन को डिटेल से बाद में डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे जस्ट हमारा पर्पज ये है कि आप डेरिवेटिव को अंडरस्टैंड कर सकें। तो एज एन एग्जांपल, सपोज यू एग्री ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए डीलर दैट गिव यू द ऑप्शन टू बाय ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड एट फिक्स्ड प्राइस ऑफ 100 एट एनी टाइम इन द नेक्स्ट 3 मंथ। तो अगले 3 महीनों में आप $100 के अगेंस्ट जो है एक फिक्स क्वांटिटी जो है वो गोल्ड की बाय कर सकते हो। ये राइट आपने परचेज कर लिया है। द गोल्ड इज करंटली वर्थ $90 इन द वर्ल्ड स्पॉट मार्केट। अगर हम कंट्री देखें तो $90 जो है वो स्पॉट मार्केट में उसकी प्राइस है। अब स्पॉट मार्केट क्या है? स्पॉट मार्केट is where a commodity or financial asset is bought or sold for immediate delivery। जहाँ स्पॉट मार्केट वो है यहाँ पे
जो है एट द स्पॉट जो है उसी वक्त जो है इमीडिएटली जो है वो चीज़ों की डिलीवरी होती है। आप पेमेंट करते हैं, आपको उसके अगेन जो डिलीवरी मिल जाती है, ठीक है। तो स्पॉट मार्केट में एक्चुअल जो मार्केट है वहाँ पे उसकी जो प्राइस है वो $90 जो है एट द करंट टाइम अगर हो। तो उस केस में क्या होगा, अब आपने क्या है वो ऑप्शन बाय करा कि आप $100 में जो है वो आफ्टर विद इन 3 मंथ टाइम पीरियड जो है वो बाय करेंगे। और करंटली अगर देखें तो $90 अगर स्पॉट मार्केट में प्राइस है। तो अब हम यहाँ पे डिसाइड क्या करेंगे कि क्या वो डेरिवेटिव जो है आपके लिए आपने जो बाय कर रखा है वो बेनिफिशियल है या नहीं है। अगर वो बेनिफिशियल होगा तो आप उस डेरिवेटिव को एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, यूज़ करते हो। अगर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो फिर उस डेरिवेटिव को आप यूज़ नहीं करते हो। इन केस ऑफ ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है आप ऑप्शन के अगेंस्ट जो आपने प्राइस पे की होगी वो आपको लॉस फेस करना पड़ेगा, वो आपको रिटर्न नहीं होगी अगर आप एग्जीक्यूट नहीं भी करते। द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ डेरिवेटिव एंड अंडरलाइंग एसेट इज गोल्ड। इस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव जो है वो आपके पास ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एज अ डेरिवेटिव है, ठीक है। जो आपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बाय करा इट इटसेल्फ इज अ डेरिवेटिव, ठीक है। और अंडरलाइंग एसेट हमारे पास इस केस में क्या है, गोल्ड आपके पास आ गया। इफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड इंक्रीजेज देन सो टू डज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। अब इसमें क्या होगा, अगर गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज करती है इसका मतलब है उस ऑप्शन की, उस डेरिवेटिव की प्राइस जो है वो इंक्रीज कर रही है। बिकॉज इट गिव यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। क्योंकि डेरिवेटिव में अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो है आपको कभी भी बाउंड नहीं कर रहा होता। ऑप्शन जो है आपके पास जो है यू यू आर नॉट बाउंड कि आप उसको हर हाल में जो है एग्जीक्यूट करें। अगर वो आपके लिए फेवरेबल है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप उसको अगर एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते तो ये आपके पास अगेन एक ऑप्शन होगा। आप उसे अगर यूटिलाइज नहीं करना चाहते तो आप जस्ट उस अमाउंट का लॉस करेंगे जिसके अगेंस्ट आपने ऑप्शन बाय किया होगा। So the option contract is a derivative and underlying asset is gold। इस केस में क्या होगा, डेरिवेटिव क्या है, जो ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट आपने बाय करा वो आपके पास एज अ डेरिवेटिव है। और अंडरलाइंग एसेट आपके पास इस केस में है गोल्ड। इफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड, अगर स्पॉट मार्केट में गोल्ड की प्राइस इंक्रीज करती है तो इसका इम्पैक्ट आपने आपके ऑप्शन पे आएगा, आपके डेरिवेटिव पे आएगा। बिकॉज इट गिव यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय द मेटल एट अ फिक्स प्राइस। अब आपके पास राइट है कि चाहे तो आप उसी प्राइस पे जो आपने फ्रीज करवाई है, फिक्स करवाई है, उस पर बाय कर रहे हैं। अगर आपको वो फेवरेबल है तो आप उसके साथ जाते हो। अगर आप देखते हो कि स्पॉट मार्केट की जो प्राइस है वो मुझे ज़्यादा फेवर दे रही है तो आप उस केस में जो है इस ऑप्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते, रादर आप जो है वो स्पॉट मार्केट में जाके जो है वो बाय कर रहे होते हो। सो दिस कैन बी सीन बाय टेकिंग टू एक्सट्रीम केसेस। हम यहाँ पे अगर दो एक्सट्रीम केसेस यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस केस में जो है आप डेरिवेटिव जो है यहाँ पे हम डेरिवेटिव की जो हमने एग्जांपल दी है उसमें हमने ऑप्शन को डिस्कस कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे दो एक्सट्रीम केसेस ले लें जिसमें गोल्ड की प्राइस जो है एक एक तरफ बहुत हाई पे जाएगी और दूसरी तरफ बहुत लो पे जाएगी, तो उन केसेस में हम देखेंगे कि क्या हम उस डेरिवेटिव ऑप्शन को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं करेंगे। Suppose that soon after the option contract is agreed, the spot value of the gold specified in the contract rise to 150। सपोज वो कहता है कि स्पॉट मार्केट में $150 हो जाती है और अल्टरनेटली सपोज द प्राइस collapse to the 50। तो अदर अदर केस में इसके अगेंस्ट जो है अगर प्राइस $50 पे चली जाती है तो हम वन बाय वन दोनों को देख लेते हैं। स्पॉट प्राइस राइज टू 150। अगर स्पॉट प्राइस जो है वो 150 पे जाती है, इफ दिस हैपन यू कैन एक्सरसाइज टेक अप द ऑप्शन। अब आपने जो ऑप्शन बाय कर रखा है, जो आपने डेरिवेटिव सिक्योरिटी बाय कर रखी है, आप उसको एक्सरसाइज करोगे, टेकअप करोगे।
क्यों करोगे? बाय द गोल्ड फॉर 100, आप आपने जो डील करी है, अपने प्राइस फिक्स करी है वो 100 करी है। मार्केट से अगर आप बाय करोगे तो आपको मिलेगा 150 का। आप डिसाइड कर सकते हैं कि 100 में बाय करना चाहोगे या 150 में। ऑब्वियसली आप 100 में बाय करना चाहोगे, तो आप क्या करोगे, उस ऑप्शन को एग्जीक्यूट करोगे, एक्सरसाइज करोगे। आप जो है उसी ऑप्शन के थ्रू बाय करना चाहोगे, ठीक है। द ऑप्शन है बिकम अदर वेरिएबल, तो इस केस में जो ऑप्शन है आपके लिए वो वेरिएबल होगा। आपको कुछ अमाउंट ऑप्शन बाय करने के लिए तो पे करना पड़ेगी, लेकिन आपको मार्केट से बहुत कम प्राइस पे जो है वो आपको गोल्ड जो है वो मिल गया उस केस में। स्पॉट प्राइस फॉल टू 150, अगर स्पॉट प्राइस बहुत कम हो जाती है, इट इज़ मच चीपर टू बाय द गोल्ड इन द स्पॉट मार्केट। तो क्या होगा कि स्पॉट मार्केट में आप बाय कर सकते हो, क्योंकि स्पॉट मार्केट में गोल्ड की प्राइस बहुत कम हो गई है। अब अब या तो आप 50 में स्पॉट मार्केट से बाय कर लो, या आप 100 में जो है ऑप्शन को एक्सरसाइज करके इस्तेमाल कर लो, यूज बाय कर लो। तो आप हमेशा कम अमाउंट पे जाओगे, 50 पे जाओगे, स्पॉट पे जाओगे, तो आप इसको एक्सरसाइज नहीं करोगे, इस डेरिवेटिव को, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे। आपको जस्ट वो लॉस होगा जो आपको ऑप्शन बाय करने के लिए पे करना पड़ा होगा। तो जब हम न्यूमेरिकल केसेस में जाएंगे, खैर हम इसको डिस्कस भी करेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। How we will execute it, how we will exercise it। तो यहाँ पे हमारी डिस्कशन जस्ट इससे रेलेवेंट है, ठीक है। तो अगर स्पॉट प्राइस जो है स्पॉट मार्केट में आपको कम प्राइस में मिल रहा है, तो अब इसे अब वहाँ पे स्पॉट मार्केट से बाय करोगे, उस ऑप्शन को जो है वहाँ पे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते। क्या इसकी डिटेल जो है ऑप्शन से रेलेवेंट हमारे पास चैप्टर 8 जब आएगा, तो हम उसको डिटेल से वहाँ पे डिस्कस भी कर रहे होंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज डेरिवेटिव, व्हाट इज अंडरलाइंग एसेट। तो यहाँ पे हमारी जस्ट डिस्कशन जो है वो डेरिवेटिव को समझने के लिए थी, ठीक है। ओके, डेरिवेटिव आर बेस्ड ऑन अ वेरी वाइड रेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट। अब उसमें क्या है कि कोई लाजमी नहीं कि डेरिवेटिव जस्ट अंडरलाइंग एसेट उसमें गोल्ड हो। देयर आर वाइड रेंज ऑफ एसेट जो है अवेलेबल है, जिसमें डेरिवेटिव के अगेंस्ट डिफरेंट एसेट जो है हम यूज कर सकते हैं। This include metal such as gold, silver, commodities such as wheat, orange juices, energy sources such as oil and gas, and financial assets such as share, bond, foreign currencies। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं, commodities, currencies, मिनरल्स, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, तमाम कमोडिटीज़ हैं, जिनको आप एज अ अंडरलाइंग एसेट यूज़ कर सकते हो। आप चाहे तो मेटल यूज़ कर लें, गोल्ड सिल्वर यूज़ करें, कमोडिटी वीट ऑरेंज जूस, एनर्जी सोर्सेज सच एज ऑयल एंड गैस, और फाइनेंशियल एसेट सच एज शेयर, बॉन्ड एंड फॉरेन करेंसीज। इनमें से कोई भी अंडरलाइंग एसेट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है डेरिवेटिव सिक्योरिटी में, ठीक है। जब आप डेरिवेटिव सिक्योरिटी की बात करते हो, तो वहाँ पे अंडरलाइंग एसेट जो है कोई भी हो सकता है वहाँ पे। इसको हम डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि डेरिवेटिव है क्या और अंडरलाइंग एसेट कौन कौन से हो सकते हैं। In all cases, the link between derivative and underlying commodity for all financial asset is one of value. An option to buy a quantity of IBM share at a fixed price is a derivative, because if the underlying IBM share price increase, so does the value of the option। अब बेसिकली क्या है, इन जितने भी हमने यहाँ पे कमोडिटीज डिस्कस करी, उनके बीच और ऑप्शन या डेरिवेटिव की जो वैल्यू है उनके बीच रिलेशनशिप होता है, लिंक होता है, ठीक है। जैसे ही ये कमोडिटी, ये शेयर, बॉन्ड, ऑयल एंड गैस, इनकी प्राइसेस इनमें चेंज आता है, तो अंडरलाइंग जो एसेट में चेंज आने की वजह से आपका जो एक्चुअल डेरिवेटिव है, इट कुड बी ऑप्शन, इट कुड बी फ्यूचर, फॉरवर्ड और स्वैप,
तो उनमें जो है वो चेंज आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अंडरलाइंग एसेट कोई भी हो सकता है और इन दोनों के बीच डेरिवेटिव की वैल्यू और अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू जो है आपस में लिंक्ड होगी। अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू में चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट डेरिवेटिव पे आएगा, डेरिवेटिव सिक्योरिटी पे आएगा, और उसका नेट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी गेन और जो भी एडजस्टमेंट है उसकी उसके अकॉर्डिंग फिर हो रही होगी, ठीक है। ओके, डेरिवेटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स को हम डिस्कस कर रहे थे, कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम डेवलप करते जाते हैं ताकि आपकी फेमिलियरिटी होती जाए डेरिवेटिव के बारे में, आप अंडरस्टैंड करते जाएं चीज़ों को। तो यहाँ पे क्या है, इन द मॉडर्न वर्ल्ड देयर इज अ ह्यूज वैरायटी ऑफ डिफरेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट। These are either traded on exchange, organized exchange, or agreed directly with dealer in what is known as over-the-counter market. So, जितने there are variety of derivative products available in recent market. In current market में अगर हम बात करें तो डिफरेंट डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ये जितनी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ये दो तरह से ट्रेड हो रही होती हैं। या तो ये ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में ट्रेड हो रही होती हैं जहाँ पे फॉर्मल मार्केट्स होती हैं, उनकी प्रॉपर वहाँ पे ट्रेडिंग बाय और सेलिंग हो रही होती है सिक्योरिटीज़ की, ठीक है। और या वो फिर ट्रेड हो रही थी ओवर द काउंटर मार्केट या इनफॉर्मल मार्केट जहाँ पे आप डायरेक्टली जो है एक दूसरे से जो है वो सिक्योरिटीज बाय कर सकते हो। तो जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं वो दो तरह से ट्रेड हो रही थी, ऑर्गेनाइज एक्सचेंज में ट्रेड हो रही होती हैं और ओवर द काउंटर मार्केट में हो रही होती हैं। ऑर्गेनाइज एक्सचेंज जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट, और यहाँ पे फिजिकली जो है वो कोई प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे जो है उसकी बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल हो सकेगी। ओवर द काउंटर मार्केट क्या है कि कोई भी थर्ड पर्सन या कुछ लोग आपस में निगोशिएट करके एक दूसरे से जो है वो सिक्योरिटीज बाय कर सकते हैं, तो वहाँ पे कोई फॉर्मल मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। So the good news is that the more complex structure are constructed for simple building block। अब जितने भी इनके कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ का, इनको हम डिफरेंट इजी ब्लॉक्स में जो है कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास फॉरवर्ड होते हैं, फ्यूचर है, स्वैप और ऑप्शन अवेलेबल हैं डेरिवेटिव मार्केट के, डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ के जब हम बात करते हैं। दीज आर डिफाइंड बिलो। तो हम वन बाय वन इनको देख भी लेते हैं कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, फॉरवर्ड क्या है, फ्यूचर क्या है, स्वैप क्या है, ऑप्शन क्या है, फिर इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड डायरेक्टली बिटवीन टू पार्टीज। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि ये डायरेक्टली जो है वो टू पार्टीज के बीच हो रहा होता है। इस वन ऑफ द इनफॉर्मल ट्रांजैक्शन हम अगर इसको कह लें, a forward contract is made directly between two parties. In a physically delivered forward contract, one party agree to buy an underlying commodity or financial asset on a future date at an agreed fixed price। तो उसमें क्या है, अगर हम फिजिकल डिलीवर्ड फॉरवर्ड की बात करें जिसमें एक प्रोडक्ट की डिलीवरी भी की जाती है, तो वो क्या है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी एग्री टू बाय, एक पार्टी दूसरी बाय पार्टी से कमोडिटी बाय करने का एग्रीमेंट करती है, ठीक है। वो कमोडिटी भी हो सकती है, कोई फाइनेंशियल एसेट भी हो सकता है। कब बाय करेगी, फ्यूचर डेट में, एट द एग्रीड प्राइस। प्राइस अभी डिसाइड हो जाएगी, प्राइस जो है अभी डिसाइड होगी। जो बाय करना है आपने वो फ्यूचर में करोगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा टू डिफरेंट पार्टीज के बीच होगा। एंड अगर हम फिजिकली डिलीवर्ड फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो उसमें उसकी डिलीवरी भी जो है वो एग्जीक्यूशन भी उसकी हो रही होती है फाइनली। The other party agreed to deliver that item at a stipulated price. Both sides are obliged to go through with the contract। अब एक पार्टी जो है वो प्रॉमिस कर रही है कि वह फ्यूचर में बाय करेगी एग्रीड प्राइस पे एक सर्टन कमोडिटी,
और दूसरी जो है द अदर पार्टी एग्री टू डिलीवर, अदर पार्टी जो है वो एग्री कर रही है कि वो एक इस सर्टेन प्राइस पे, जो डिसाइडेड प्राइस है, इस पे इसको डिलीवर करने के पाबंद होंगे। बोथ साइड आर obliged टू गो थ्रू विद द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही साइड जो हैं वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करें। इस बात को oblige किया जाता है, विच इज़ लीगल एंड बाइंडिंग कमिटमेंट, जो आप फॉर्मली जाते बिटवीन टू पार्टीज एक प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, जिसको आप लीगली भी जो है वो चेंज कर सकते हो, और उसकी लीगली बाउंडिंग भी होती है, ठीक है। Irrespective of the value of the underlying at the point of delivery, तो बेसिकली जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो दो पार्टीज के बीच होगा, उसकी लीगल जो है इम्पोर्टेंस होगी। सम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कैश सेटल्ड रादर देन थ्रू द फिजिकल डिलीवरी। अब नॉर्मली क्या है, फिजिकल डिलीवर्ड भी हो सकते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एट द एंड ऑफ द टाइम जो है फिजिकली जो है वो प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर की जाएगी, और आपको वो अमाउंट जो है वो डिसाइडेड अमाउंट जो है वो पे कर दी जाएगी। सम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, कुछ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैश सेटल्ड भी होते हैं रादर देन थ्रू द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइन। आप फिजिकल डिलीवरी पे मत जाएं, आप कैश सेटलमेंट पे चले जाएं। दिस मीन दैट द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड प्राइस स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड द एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग कमोडिटी। इस केस में क्या होगा कि जो दोनों स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस, जो आपकी डिसाइडेड प्राइस है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेसिकली, उन उन दोनों का डिफरेंस जो है वो पे ऑफ करके जो है ट्रांजैक्शन को जो है वो कंप्लीट किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे हमने पिछली एग्जांपल में लिया, या हम अगर फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, जैसे कि 100 रुपीज़ आपने डिसाइड करा कि मैं 100 रुपीज़ में एक पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आफ्टर 3 मंथ बाय करूँगा, ठीक है। तो 100 में डिसाइड हो गया। अब मार्केट की प्राइस अगर 100 से 110 चली जाती है फ्यूचर में, तो आप क्या है कि आप बेसिकली क्या करोगे, जस्ट जो डिफरेंस है 100 to 110 का, वो पे करके वन ऑफ द पार्टी जो है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को वो 10 का डिफरेंस जो है वो पे करके ट्रांजैक्शन सेटल कर सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ उस केस में जो है आप लाजमी तौर पे प्रोडक्ट को डिलीवर ही करें। आप जो है जस्ट द डिफरेंस बिटवीन कैश, जो कैश का डिफरेंस होगा, प्राइसेस का डिफरेंस होगा, वो जस्ट पे कर दें आप, उसके अगेंस्ट जो है ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगी। खैर इसको हम इसके न्यूमेरिकल जब हम डिस्कस करेंगे तो यू पीपल जो है आप फर्दर इसको अंडरस्टैंड भी कर सकोगे। Since forward or privately negotiated, the term and condition can be customized. However, there is a risk that one side might default on the contractual obligation unless some kind of the guarantee can be put in place. तो फॉरवर्ड जो है प्राइवेटली जो है निगोशिएट आपस में हम जो है वो ट्रांजैक्शन इसकी हो रही होती है। तो द टर्म एंड कंडीशन कैन बी कस्टमाइज, टर्म एंड कंडीशन डिपेंड करता है आप इसमें जो है वो पर्सन टू पर्सन, जो आप दो लोग हैं किसी भी तरह आप निगोशिएट कर सकते हैं। प्राइस जितनी चाहे कम पे एग्री हो जाए दोनों पार्टीज, जितनी चाहे ज़्यादा प्राइस पे एग्री हो जाए, तो जितनी भी टर्म एंड कंडीशन है अगर दोनों पार्टी एग्री हैं तो वो किसी भी टर्म एंड कंडीशन पे जा सकते हैं। However, there is a risk that one side, लेकिन इसके साथ रिस्क जो अटैच है कि दूसरी पार्टी, जो पार्टी लॉस फेस करेगी एट द एंड ऑफ द टाइम, वो उसको जो है वो अप्लाई करती है, उस ऑब्लिगेशन को पूरा करती है या नहीं करती। इट इज़ वन ऑफ द मेजर रिस्क। तो इसके साथ अगर गारंटी जो है वो अटैच हो जाए तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो समहाउ सिक्योर हो सकती है। क्या इसको हम फॉरवर्ड, राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग के फॉरवर्ड जो है वो एक इनफॉर्मल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन है। फॉरवर्ड जो है वन ऑफ द डेरिवेटिव सिक्योरिटी, जिसमें प्राइवेट जो है दो पार्टीज आपस में निगोशिएट करती हैं
कि हम आज के दिन जो प्राइस हमने सेट करी है इस प्राइस पे फ्यूचर में जो है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय करेंगे। वन पार्टी बाय करने का प्रॉमिस करती है, अदर पार्टी जो है वो सेल करने का, डिलीवर करने का प्रॉमिस करती है। अगर फिजिकली डिलीवर्ड फॉरवर्ड है तो उस केस में प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड फिजिकली डिलीवर की जाएगी। और अगर कैश सेटल है तो उस केस में क्या है कि जस्ट प्राइस का डिफरेंस जो है जिस पार्टी को बेनिफिट होगा वो रिसीव करेगी अदर पार्टी से। तो इस केस में क्या है कि कस्टमाइज हो सकता है जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बिकॉज दोनों पार्टी अगर चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तरह जो है वो निगोशिएट कर सकती हैं। The only and only risk that is attached with this particular transaction कि वो पार्टी जो लॉस फेस करेगी, लॉस सफ़र करेगी, वो उसको फुलफिल करती है या नहीं करती, तो उस केस में इसके साथ गारंटी अटैच करना जो है वो ज़रूरी होता है उस केस में। तो खैर यहाँ पे हमने जस्ट डिस्कस करा कि फॉरवर्ड क्या है। ठीक है। इस सम कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस करे ताकि आप familiar हों, इसकी डिटेल जो है हम आने वाले चैप्टर्स में बार बार डिस्कस भी करते रहेंगे, तो वहाँ पे जाके फिर जो है आप लोगों को ये चीज़ें जो हैं वो बहुत ईजीली समझ आ रही होंगी। Another type of derivative security is future. A future contract is essentially the same as a forward. अब फ्यूचर जो है इज जस्ट लाइक अ फॉरवर्ड। अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो हमने कहा कि वो इनफॉर्मल है, ओवर द काउंटर मार्केट में जो है उसकी ट्रेडिंग हो रही होती है। लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एसेंशियली द सेम एज फॉरवर्ड। ये फ्यूचर जो है वो फॉरवर्ड ही की तरह है, except the deal is made through an organized and regulated exchange rather than being negotiated directly between two parties. इसमें जो जस्ट डिफरेंस ये है कि ये एक फॉर्मल मार्केट में और रेगुलेटेड एक्सचेंज में जो है वो हो रहा होता है, रादर देन बीइंग नेगोशिएटेड, बजाय इसके कि दो पार्टीज के बीच जैसे फॉरवर्ड हो रहा होता है वो उस तरह से नहीं होता। ये फॉर्मली जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एक्सचेंज ट्रेडेड एक सिक्योरिटी है। ठीक है। In a physical derivative contract, one side agree to deliver a commodity or asset on a future date or within a range of date at a fixed price, and the other party agree to take delivery. तो दूसरी पार्टी जो है वो डिलीवरी की जो है वो कमिटमेंट कर रही होती है। इन अ कैश सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स प्राइस and the actual market value of the underlying at the expiry is settled in cash. इस केस में भी अगर कैश सेटल फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं तो अगेन द प्राइस डिफरेंस जो है उसके थ्रू जो है इसकी सेटलमेंट पॉसिबल हो सकेगी। द ओनली एंड ओनली डिफरेंस दैट वी डिस्कस कि ये फॉर्मल मार्केट में ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है वो ट्रेड हो रहा होता है, इसमें जो है दो पार्टीज आपस में निगोशिएट नहीं कर सकती, रादर जो है फ्यूचर एक मटेरियल फॉर्म में जो है वो अवेलेबल होगा। Give me a minute. Okay. Traditionally, uh, there are there are three key differences between forward and future. Although, as discussed later in the distinction, have to blurred somewhat in recent years. Firstly, अगर हम फॉरवर्ड और फ्यूचर के डिफरेंसेस की बात करें तो देयर आर थ्री मेजर डिफरेंसेस। फर्स्ट, ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज गारंटीड अगेंस्ट डिफॉल्ट। जो हमने कहा कि फॉरवर्ड में डिफॉल्ट रिस्क अटैच है कि दूसरी पार्टी जो पार्टी लॉस अगर कर रही है वो उसको फुलफिल करती है या नहीं करती, उसको प्रॉमिस अबे करती है या नहीं करती। तो यहाँ पे क्योंकि ऑर्गेनाइज फॉर्म में ये हो जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज गारंटीड अगेंस्ट डिफॉल्ट, तो यहाँ पे जो है डिफॉल्ट के चांसेस नहीं होते। सेकेंडली, फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज। फ्यूचर जो है एक स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटी है इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्टिव ट्रेडिंग। तो
अब ऐसा नहीं है कि जैसे फॉरवर्ड है तो आप कोई भी क्वांटिटी सेट कर सकते हो, वहाँ पे कोई भी प्राइस सेट कर सकते हो। लेकिन फ्यूचर में क्या है, एक आपके पास ऑलरेडी जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म में, जैसे कि आप कहते हो कि 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जो है फ्यूचर जो है वो अवेलेबल होंगे। जबकि अगर आप बात करो फॉरवर्ड की, तो वहाँ पे आप किसी भी अमाउंट में, किसी भी क्वांटिटी में जो है वो ट्रांजैक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर में स्टैंडर्डाइज फॉर्म में जो है आपके पास अवेलेबल होंगे। जैसे कि हमने कहा, सेकेंडरी फ्यूचर आर स्टैंडर्डाइज इन ऑर्डर टू प्रमोट एक्टिव ट्रेडिंग, ताकि एक्टिवली जो है एक्सचेंज ट्रेड मार्केट में जो है इसकी ट्रेडिंग पॉसिबल हो सके। Thirdly, profit and losses on the future are realized on a daily basis to prevent them from the accumulating। तो इसके जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं वो डेली बेस पे एडजस्ट किए जा रहे होते हैं, डेली बेसिस पे जो है इसकी कैलकुलेशंस हो रही होती है। आप एट द एंड ऑफ द वन डे जो भी नेट डिफरेंस होगा वो एडजस्ट किया जा रहा होगा। द प्रोसेस इज एक्सप्लेन इन डिटेल इन लेटर चैप्टर। तो इसकी इसकी डिटेल जो है ये प्रोसेस होगा कैसे, वो हम आने वाले चैप्टर में जरूर डिस्कस भी करेंगे। So right now we just discussed two major security. One is forward, that is informal over the counter market में जो ट्रेड हो रही होती है, और other is future। future is traded exchange traded है, फॉर्मल मार्केट में ट्रेड हो रही होती है। कस्टमाइज की जगह यहाँ पे स्टैंडर्डाइज सिक्योरिटीज आ जाती हैं, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट के चांसेस नहीं होते। यहाँ पे जो है गारंटीड होती हैं आपकी ट्रांजैक्शन, और डिफ़ॉल्ट के चांसेस यहाँ पे कम होते हैं। और थर्ड जो है प्रॉफिट और लॉस जो है वो डेली बेसिस पे रियलाइज हो रहे होते हैं, डेली बेसिस पे उनकी एडजस्टमेंट हो रही होती है। Another security is swap. Swap is an agreement made between two parties to exchange payment on a regular future days। जो हमारे पास थर्ड सिक्योरिटी यहाँ पे सामने आती है वो है हमारे पास स्वैप। स्वैप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज पेमेंट on a regular future date where each payment lag is calculated on different basis। और स्वैप में क्या है कि आप जस्ट एक्सचेंज करते हो पेमेंट्स को, रिटर्न्स को। एक चीज़ के रिटर्न आप दूसरे चीज़ के रिटर्न के साथ एक्सचेंज कर देते हो। एक कमोडिटी की प्राइस दूसरी प्राइस के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हो। तो स्वैप इज जस्ट एक्सचेंजिंग द बेनिफिट और लॉसेस। तो इसको भी खैर हम डिस्कस कर लेंगे। अगेन स्वैप इज काइंड ऑफ इनफॉर्मल सिक्योरिटी, और इसमें जो है आपको एक्सचेंज ट्रेडेड यहाँ पे जो है वो ज़रूरी नहीं है। फॉर्मली इनफॉर्मली विद इन बैंक्स और विद इन पार्टीज जो है ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल हो सकती है। यहाँ का फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, सपोज दैट यूएस कंपनी हैज़ टू मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन अ यूरो लोन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अब एक यूएस की कंपनी है, लेट्स से उसको इंटरेस्ट की पेमेंट्स करना है ऑन अ यूरो लोन, लोन लिया हुआ है यूरो में ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। अगले 5 साल तक उन्हें यूरो जो लोन लिया हुआ है उस पे उनको इंटरेस्ट पे करना है। कंपनी यूएस की है। अनफॉर्चुनेटली इट्स इनकम इज इन यूएस डॉलर। उनकी जो इनकम है वो यूएस डॉलर्स में है। सो इट इज एक्सपोज टू चेंज इन द एक्सचेंज रेट बिटवीन द यूरो एंड द डॉलर। तो जो आपका एक्सचेंज रेट है वो यूरो और डॉलर, ठीक है, उन दोनों के भी आपकी अर्निंग जो है वो आप डॉलर में कर रहे हो, आपको पेमेंट्स जो है वो यूरो में करनी है। तो वहाँ पे जो है आपके इनफ्लोज जो हैं वो डॉलर में हैं, आउटफ्लो जो है आपका यूरो में है। तो वहाँ पे आपको जो है इस किस्म की सिक्योरिटीज जो है वो सूट कर रही होती हैं कि आप फ्यूचर में जो आपको पे करना है उस करेंसी के से अटैच जो रिस्क है
अब ऐसा हो सकता है कि आपको अगर जैसे कि 100 यूरोस पे करने हैं, तो अगर उसकी यूरो की वर्थ इंक्रीज कर जाती है फ्यूचर में, तो यू मे रिक्वायर्ड मोर डॉलर टू पे द सर्टन अमाउंट ऑफ यूरो। तो उस केस में क्या है, उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए वहाँ पे आप स्वैप यूज कर सकते हैं, काइंड ऑफ सिक्योरिटी, वन ऑफ द सिक्योरिटीज करेंसी स्वैप, जो इस केस में यूज किया जा सकता है। द फर्म कैन एंटर इनटू ए करेंसी स्वैप विद द बैंक, in which the bank give it the euros it need on required dates to make its own payment. In return, it made payment to the bank in US dollar. तो इस केस में क्या होगा, फर्म जो है वो करेंसी स्वैप में जा सकती है किसी भी बैंक के साथ, इन विच द बैंक गिव इट द यूरो इट नीड। तो बैंक जो है उस केस में उसको यूरो देगा, ठीक है। और जो यूरो इट नीड ऑन द रिक्वायर्ड डेट, जो फ्यूचर में उसको यूरो चाहिए होंगे, जब 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 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ और 3 मंथ और 6 मंथ और एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, जब भी उसको यूरोस की पेमेंट के यूरो रिक्वायर्ड होंगे, वो यूरोस जो है वो आप उसको बैंक देगा। तो बैंक को वो क्या पे कर रहा होगा, जब जब उसको डॉलर्स रिसीव हो रहे होंगे, वो डॉलर पर्टिकुलर डॉलर जो है वो बैंक को दे रहा होगा। तो उस केस में क्या होगा, वट एवर अमाउंट ऑफ डॉलर अब आपने फ्रीज कर दिया, आपने आज के दिन डिसाइड कर ली, जो भी उनकी रेशो होगी विद इन यूरो और डॉलर के बीच की जो रेशो होगी, वही रेशो जो है आप फ्यूचर में तक जो है उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो उस केस में क्या होगा, वो रिस्क जो करेंसी की वैल्यू वैल्यू अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन की वजह से आपको फेस करना पड़ सकता था, आप उसको अवॉइड कर सकते हो। अगेन कैसे आप स्वैप को यूज़ करोगे, कैसे एक करेंसी को दूसरी करेंसी के साथ स्वैप करोगे, कैसे एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी के साथ स्वैप कर सकते हो, कैसे आप इंटरेस्ट रेट को वेरिएबल और फिक्स इंटरेस्ट रेट को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हो, और कैसे आप कंपनीज के रिटर्न्स को एक दूसरे के साथ स्वैप कर सकते हो। ये तमाम डिस्कशन हम डिटेल से देखेंगे कि अगर आप लेट्स से कि आप किसी एक कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं, आपको लगता है वो कंपनी आने वाले टाइम में जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप किसी और कंपनी के शेयर को जो है स्वैप कर देते हो, उसके रिटर्न्स आप जो है वो बेयर करोगे, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा। और जो अदर जो आप सिक्योरिटी होल्ड करते हो, उसके जो रिटर्न्स है वो आप किसी जिस पार्टी के साथ आप स्वैप में जाते हो उसको दे रहे होते हो। तो खैर इसको हम चैप्टर 6 में डिटेल से देखेंगे भी कि स्वैप क्या है और स्वैप कैसे जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अगेन स्वैप जो है वो ओवर द काउंटर मार्केट में या इनफॉर्मल मार्केट में जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने देखा स्वैप और आपके पास जो फॉरवर्ड हैं वो ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, जबकि फ्यूचर जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में ऑर्गेनाइज फॉर्म में जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं। एंड सिमिलरली वी हैव ऑप्शन। ऑप्शन जो है, एक और ऑप्शन गिव द ऑप्शन इज जस्ट द राइट टू बाय और सेल द पर्टिकुलर कमोडिटी। जो भी आप अंडरलाइंग एसेट है, आपने जो डेरिवेटिव होल्ड करा है, आप क्या करते हो उस केस में, अगर आप ऑप्शन में है तो ऑप्शन बाय करने की सूरत में आपके पास राइट आ जाएगा कि आप उस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो करो, अगर नहीं करना चाह रहे तो आप एग्जीक्यूट नहीं करें। तो ऑप्शन इज जस्ट एन राइट राइट टू एग्जीक्यूट, ठीक है। एक और ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट टू बाय। अब इसमें कॉल ऑप्शन क्या होगा, पुट ऑप्शन होता है हमारे पास और कॉल ऑप्शन। A call option gives the holder the right to buy an underlying asset by a certain date at a fixed price. कॉल ऑप्शन की सूरत में क्या होगा कि होल्डर के पास राइट आ जाएगा कि वो बाय कर सकता है अंडरलाइंग एसेट बाय अ सर्टेन डेट एट अ फिक्स प्राइस।
उसको फेवरेबल है तो वो बाय कर ले, अगर नहीं फेवरेबल तो वो बाय ना करे। जैसे हमने एग्जांपल में डिस्कस भी करा था। ए पुट ऑप्शन, पुट ऑप्शन क्या है? कन्वे द राइट टू सेल। आपके पास राइट टू सेल आ जाता है कि आप चाहे तो सेल करें, चाहे तो उस एसेट को सेल ना करें। अगेन इसकी वर्किंग हम आने वाले चैप्टर में देख भी लेंगे। As noted above, the purchaser of an option has to pay an initial fee. जब भी आप ऑप्शन बाय करोगे आपको इनिशियली कुछ फी जो है वो पे करना होती है। डेट समटाइम इट्स कॉल्ड प्रीमियम। ठीक है, तो वो फी पे करके आप जो है वो राइट बाय कर सकते हो। अब स्ट्रेटजी क्या है? समरी ऑफ द बेसिक ऑप्शन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? बाय ए कॉल, प्रीमियम आपको पे करना होगा अगर आप बाय कर रहे हो कॉल। ठीक है, राइट टू बाय अंडरलाइंग एट अ फिक्स प्राइस। तो इस केस में क्या है कि आपके पास वो अंडरलाइंग एसेट बाय करने का राइट आ गया। ठीक है, आप अगर आप राइट कॉल कर रहे हो तो उसमें आप देर किसी और पर्सन को राइट दे रहे हो, आप जो है वो अमाउंट रिसीव करोगे प्रीमियम की, और आप ऑब्लिगेशन टू डिलीवर आपके पास अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर अदर पर्सन जो ऑप्शन को एग्जीक्यूट करेगा तो आपको वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट डिलीवर करना होगा या उसका नेट डिफरेंस जो है वो पे करना होगा। बाय अपुट, बाय अपुट में क्या है? अगर आपने पुट ऑप्शन जो है वो बाय करा है तो आपको प्रीमियम पे करना होगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा? राइट टू सेल आ जाएगा द अंडरलाइंग एसेट एट अ फिक्स प्राइस, और फिक्स प्राइस पे आपके पास अंडरलाइंग एसेट सेल करने का राइट आ जाएगा। अगर आप राइट टू पुट में जाते हो तो उस केस में क्या होगा? आप रिसीव करते हो प्रीमियम की अमाउंट, और आपके पास आपकी ऑब्लिगेशन होगी टू टेक डिलीवरी ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इफ एक्सरसाइज। अगर वो पर्सन एक्सरसाइज करता है उसको तो आपको वो आपकी ऑब्लिगेशन होगी कि उसको डिलीवर करें, या जो भी प्राइस का डिफरेंस होगा वो आपको पे करना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं as noted above, the purchaser of an option has to pay an initial fee, called a premium, to the seller or writer of the contract. This is because the option provides a flexibility for the purchaser. It need never to be exercised. अब प्रीमियम क्यों पे किया जा रहा था? क्योंकि आप प्रीमियम इसलिए पे करते हो कि वो पर्सन आपको वो राइट दे रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, वो ऑप्शन दे रहा है कि आप चाहे तो उसको एग्जीक्यूट करो, चाहे तो एग्जीक्यूट ना करो। ठीक है, अगर वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता तो आप बाउंड हो जाते हो। आप चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है। तो उस केस में क्या है, जैसे हम फॉरवर्ड में या फ्यूचर में डिस्कस करते थे, तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन में क्या है कि आपको एक सर्टेन प्रीमियम पे करना था, उसके अगेंस्ट आपको राइट टू बाय और राइट टू सेल मिल जाता है। ठीक है, टेबल 1.1 जो है वो हमने अभी डिस्कस भी करा कि स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, प्रीमियम क्या हो सकता है, वो आपको पे करेंगे या रिसीव करेंगे, उसके फीचर क्या हैं, उसके अगेंस्ट होगा क्या। अगर बाय कॉल में जाते हो तो क्या होता है, राइट कॉल में क्या होता है, बाय पुट में क्या होता है, और इसी तरह राइट पुट में आपके पास क्या हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ये तमाम डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर ली। अभी तक जो हमने चीज़ें डिस्कस करी हैं उसमें जस्ट हमने डिस्कस करा कि डेरिवेटिव है क्या। फिर हमने डेरिवेटिव ऑप्शन की एग्जांपल ली, उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा उसको डिस्कस करा। फिर हमने डिस्कस करा कि ऑर्गेनाइज एक्सचेंज क्या है, ओवर द काउंटर मार्केट क्या है। फिर हम मूव कर गए फॉरवर्ड, फ्यूचर, और फिर उसके बाद स्वैप एंड ऑप्शन। फॉरवर्ड में हमने डिस्कस करा कि ये इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड हो होता है। फिजिकल जो है प्रोडक्ट डिलीवर, फिजिकल डिलीवर्ड फॉरवर्ड हो सकता है और कैश सेटल्ड हो सकता है, और दोनों तरह के ऑप्शन को हमने यहाँ पे फॉरवर्ड में डिस्कस करा। फिर हमने फ्यूचर को डिस्कस करा, और फ्यूचर और फॉरवर्ड में जो बेसिक डिफरेंस हमने कहा कि वो जो है फ्यूचर जो है एक स्टैंडर्डाइज कमोडिटी है, स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट है,
और इसमें जो है डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है वो मिनिमाइज होता है एज़ कम्पेयर टू द फॉरवर्ड। और इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं वो डेली बेसिस पे रियलाइज हो रहे होते हैं। देन वी मूव टुवर्ड स्वैप्स। और स्वैप क्या है? स्वैप इज़ एन एग्रीमेंट आपके पास था जिसमें क्या करते हो आप, टू पार्टीज टू एक्सचेंज पेमेंट। आप पेमेंट जो एक्सचेंज करते हो ऑन रेगुलर फ्यूचर डेट, where each payment lag is calculated on a different basis। आप कहते हो कि एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ जो भी आपने इंटरेस्ट पे करना है, आपका इंटरेस्ट जो है वो मैं पे करूँगा, मैंने जो लोन लिया है उसके अगेंस्ट आप पे करेंगे जो भी पर्टिकुलर अमाउंट। अमाउंट वुड बी द सेम। 1 लाख पे जो लोन आपने लिया हुआ है, 1 लाख पे उन्होंने लोन लिया हुआ है सेकंड पार्टी ने, तो आप चाहे फिक्स रेट पे कर रहे हो, वेरिएबल रेट पे कर रहे हैं, तो रेट दोनों के स्वैप हो सकते हैं। इसी तरह आपने कंपनी ए के शेयर होल्ड कर रहे हैं, किसी और ने कंपनी बी के शेयर होल्ड कर रहे हैं। आपको लगता है कि ए जो है कंपनी लॉस कर सकती है, किसी सेकंड पर्सन को लगता है बी लॉस कर सकती है, तो वो आप दोनों रिटर्न आपस में स्वैप कर लेते हो एट द एंड ऑफ डिसाइडेड टाइम पीरियड। उसके जो भी रिटर्न्स होंगे वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। खैर इसको हम चैप्टर 6 में डिटेल से भी देखेंगे स्वैप्स को। फिर हमारे पास ऑप्शंस थे, और ऑप्शन को हमने देखा कि इज जस्ट एन राइट। पुट ऑप्शन हो सकता है, कॉल ऑप्शन हो सकता है, बाय अ कॉल भी हो सकता है और राइट अ कॉल भी हो सकता है। इसी तरह बाय अ पुट भी हो सकता है और राइट अ पुट भी हो सकता है। ठीक है। अ, तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन रही। अब हम देख लेते हैं कि कुछ मार्केट, जो हम डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहे हैं, इनमें कौन कौन से पार्टिसिपेंट आ जाते हैं, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में। Derivative have a wide range of application in a business as well as in the finance and banking. There are four main types of participant in derivative market. अगर हम डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेंट की बात करें तो 4 मेजर पार्टिसिपेंट हमारे पास यहाँ पे मौजूद होते हैं। नंबर 1 डीलर, hedger, speculator and arbitrator। ठीक है। However, the same individual organization may play different roles in different market circumstances। It could a dealer could be a hedger, speculator at the same time। एक ही पर्सन मुख्तलिफ जो है रोल प्ले कर सकता है एट द सेम टाइम, और 4 डिफरेंट लोग भी डिफरेंट रोल जो है यहाँ पे डीलर हो सकता है डिफरेंट हो, हैजर डिफरेंट पर्सन, स्पेकुलेटर डिफरेंट, आर्बिट्रेटर। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि डीलर क्या होते हैं, और पर्टिकुलरली डेरिवेटिव मार्केट में अगर हम डीलर की बात करते हैं तो डीलर के क्या मीनिंग है, ये हेजर के क्या मीनिंग है, हेजर कौन लोग होते हैं, स्पेकुलेटर कौन है, आर्बिट्रेटर कौन है। ठीक है। ओके। एंड डीलर की अगर हम बात करें, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और बाट एंड सोल्ड बाय डीलर। ठीक है। अब डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नॉर्मली थ्रू डीलर जो है उनकी बाइंग एंड सेलिंग हो रही होती है बाय डीलर वर्किंग फॉर द बैंक्स एंड सिक्योरिटीज and security houses। Some contracts are traded on exchange, and other are the over-the-counter transaction। Okay, so there are various people involved, or various entities involved in derivative market. So we can say there are different derivative participant। बहुत से डेरिवेटिव मार्केट में जो पार्टिसिपेंट हैं उनमें से कुछ मेजर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ इज डीलर। Derivative contract are bought and sold by dealer working for the banks and security houses। जितनी भी डेरिवेटिव मार्केट में ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं वो मोस्टली जो है तो डीलर्स हो रही होती हैं। डीलर जो है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक और सिक्योरिटी हाउसेस के बिहाफ पे जो है वो वर्क कर रहे होते हैं। some contract are traded on exchange, as we discussed few of the contract जो डेरिवेटिव के हैं वो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, और कुछ जो है ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। सो इन
A large investment bank derivative function is now a highly specialized affair. अब नॉर्मली जो है एक इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो वहाँ पे डेरिवेटिव से रेलेवेंट स्पेशलाइज पीपल जो है वो उसको डील कर रहे होते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स स्टाफ स्पीक टू द क्लाइंट। मार्केटिंग और सेल्स स्टाफ जो है वो कस्टमर को गाइड करते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट किन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज में की जा सकती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है उनको सूट करती है, कौन सी इन्वेस्टमेंट को सूट नहीं कर रही। सो एक्सपर्ट हैव टू assemble the solution to those problem using combination of forward, swap and option। तो जो इन बैंक्स में जो इन्वेस्टमेंट बैंक और सिक्योरिटी हाउसेस वगैरह में जो एक्सपर्ट्स हैं वो गाइड करते हैं इन्वेस्टर को कि किस कम्बिनेशन के साथ आप जा सकते हैं। आप फॉरवर्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्वैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। Any risk that the bank assume as a result of providing tailored product for client is managed by a trader who run the bank's derivative बुक्स। जित बैंक की जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है बैंक जो है क्योंकि इन्वेस्टर के बिहाफ पे जो है आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ये बैंक की जितने भी इन्वेस्टमेंट है बैंक का जितना भी रिस्क है उसको मैनेज करते हैं ये फिर जो एक्सपर्ट ये हायर किए होते हैं बैंक ने। So meantime, risk manager keep an eye on the overall level of risk the bank is running, and mathematician known as quants devised the tool required to price new product. Originally, large banks tended to operate solely as intermediary in the derivative business, matching buyer and seller over the time. However, they assume more and more risk themselves. अब ये डीलर्स क्या है कि फैसिलिटेट करते हैं जो भी इन्वेस्टर्स हैं। इन्वेस्टर अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो ये लोग जो हैं उनको गाइड करते हैं कि कहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वो वन ऑफ द मेजर पार्टिसिपेंट इन डेरिवेटिव मार्केट इज डीलर। डीलर जो है वो डायरेक्टली जो है इन सिक्योरिटीज को ट्रेड कर रहे होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द investor, on the behalf of the customer जो भी इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन इज दैट के इन्वेस्टर डायरेक्टली जो है इन सिक्योरिटीज के बारे में इतना फेमिलियर नहीं होता तो उसको जो है वो डीलर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ रही होती है। So one of the major participant in derivative market is dealer. The second participant is hedger. हेजर नॉर्मली क्या है कि आप सिंपलेस्ट वर्ड में अगर समझो तो हेजर वो लोग हैं जो अपने रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फ्यूचर में जो वोलेटिलिटी है, फ्यूचर का जो रिस्क है उसको हम कैसे जो है वो कम कर सकते हैं। जैसे ही वो रिस्क को कम करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली जाएगा कि वो जैसे हम डिस्कस करते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न है तो आप रिस्क को फिर कम करते हो तो आपको रिटर्न फारगो करना पड़ रहे होते हैं। तो हेजर नॉर्मली क्या है रिस्क को अवॉइड कर रहे होते हैं। तो हेजर कैसे वर्क करते हैं और हेजर कौन लोग होते हैं? कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टर, banks and government all use derivative product to hedge or reduce their exposure to market variables such as interest rate, share prices, bond prices, currency exchange and commodity prices। अब जितने भी इन्वेस्टर हैं, बैंक्स हैं, गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन है, अगर उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है डिफरेंट सिक्योरिटीज में तो उन सिक्योरिटीज के साथ जैसे इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे जाता है तो अगर आपने लोन ले रखा है तो आपको रिस्क अटैच है कि अगर वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे हो आप तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही हाई जाएगा आपको वो ज़्यादा पेमेंट्स करना पड़ेगी। इवन मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट जो है इस तरह के इशू फेस कर रही होती हैं। इसी तरह अगर आपने शेयर स्टॉक परचेज कर रखे हैं तो स्टॉक की प्राइसेस
जब फ्लक्चुएट होती है तो उसके साथ रिस्क अटैच है। इसी तरह बॉन्ड की प्राइसेस और करेंसी को लेके जो है, करेंसीज की वेरिएशन जब आप देखते हैं, करेंसी जो है अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन नोट की जा रही होती है करेंसीज में, तो अगर आपने वो पर्टिकुलर करेंसी होल्ड की होती है तो आपके साथ वो रिस्क अटैच होता है। इसी तरह कमोडिटी की प्राइसेस, if you are holding any of the commodity, if the commodity prices go decreasing, it means you are loss, occurring the loss। तो इस केस में क्या है, हेजर क्या करता है कि वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है। अपने रिस्क को मिनिमाइज कैसे करता है कि इन फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइस जो है, वोलेटिलिटी ऑफ प्राइस जो है, उस उससे वो अवॉइड करता है। वो कैसे करेगा, हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। द क्लासिक एग्जांपल इज द फार्मर हु सेल ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट to look into a price for delivering a crop on a future date. The buyer might be a food processing company that wishes to fix a price for taking delivery of the crop in the future, or speculator। चलिए, अगर हम मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल से समझा सकूं तो लेट्स से कि जैसे एक ज्वेलर है, एक गोश्त में जैसे है, उसके पास एक ऑर्डर है कि आफ्टर 6 मंथ जो है उसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वो ज्वेलरी जो है वो कस्टमर को देना है। कस्टमर ने आज के दिन उससे प्राइस जो है वो फ्रीज करवा दी। जैसे कि आप कहते हैं कि आज के दिन अगर प्राइस जो है 1,15,000 है, तो आज के दिन की प्राइस आपने फ्रीज करवा दी। आप कहते हो कि मुझे 6 मंथ के बाद जो है इसी प्राइस में जो है वो पर्टिकुलर क्वांटिटी और पर्टिकुलर ज्वेलरी जो है वो रिक्वायर्ड है। अब जो ज्वेलर है उसको रिस्क क्या अटैच है, उसने 6 मंथ के बाद जो है वो प्रोडक्ट देनी है। अब आफ्टर 6 मंथ अगर प्राइसेस इंक्रीज कर जाती हैं मार्केट में, तो ज्वेलर के साथ रिस्क अटैच है। ठीक है, ज्वेलर को जो है वो हाई प्राइस में जो है वो गोल्ड जो है वो बाय करके जो है वो उसको प्रोवाइड करना होगा। तो उस केस में ज्वेलर जो है वो किसी डेरिवेटिव सिक्योरिटीज को बाय कर सकता है। वो किसी डेरिवेटिव मार्केट में जाके जो है वो सिक्योरिटी को बाय कर सकता है। उतनी ही क्वांटिटी में गोल्ड जो है वो डेरिवेटिव मार्केट से उस प्राइस को फ्रीज कर सकता है। ठीक है, जैसे किसी कस्टमर ने उससे प्राइस को फ्रीज करवाया है, इसी तरह वो उसी प्राइस को लेकर वो किसी डेरिवेटिव मार्केट में जा सकता है, वहां पे जो है प्राइस को 115 पे ही फ्रीज करवा दे। उसके अगेंस्ट जो भी अगर ऑप्शन में है तो ऑप्शन की जो फी है वो पे कर सकता है, या किसी और सिक्योरिटी में है तो जो है वो पर्टिकुलर सिक्योरिटी जो है वो डेरिवेटिव मार्केट से बाय करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। तो ये जो प्रोसेस वो यूजर कर रहा है, वो अपने आप को हैचिंग पोजीशन में लेके आ रहा है, रिस्क को अवॉइड कर रहा है, फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचा रहा है, अपने आप को उस रिस्क में नहीं डाल रहा। उसके अगेंस्ट जो है वो उसने वो हैचिंग पोजीशन में चला जाता है। तो इस वन ऑफ द एग्जांपल, खैर हम इसको डिटेल में डिस्कस भी करेंगे डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू। तो right now we are just discussing the basic concept, who are the hedgers, who are the dealer, speculator कौन होते हैं। ठीक है, uh, another typical case is that of a company due to receive a payment in a foreign currency on a future date, it enter into a forward contract to sell the foreign currency to a bank and receive a predetermined quantity of domestic currency, or it purchase an option which gives the right। अब जैसे कि let's say कि हम कहते हैं कि आप जो है वो कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपको पता है कि आपको एक पेमेंट जो है वो फ्यूचर टाइम स्पेम ऑफ टाइम में मिलनी है, 6 मंथ और 1 ईयर के बाद मिलनी है। लेकिन आपको डर है कि आपकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो सकती है। तो आप फॉरवर्ड या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में किसी बैंक के साथ चले जाते हो, आज के दिन की जो प्राइस है उसको वहाँ पे फ्रीज कर लेते हो। तो उस केस में क्या है, आपको उतनी ही अमाउंट मिलेगी जो आपको 6 मंथ बाद इसी रेट पे आपको अमाउंट मिल जाएगी। ठीक है, आपका रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाएगा। उस केस में आपको रिस्क नहीं होगा कि आपकी करेंसी जो है वो डी वैल्यू हो रही है या डी वैल्यू नहीं हो रही। ठीक है, रिस्क के साथ जितने भी अटैच रिस्क या रिटर्न है वो आप जो है उससे आपका फिर कोई लिंक नहीं होगा। आप अपने आप को सेफर पोजीशन में
ले जा सकोगे। क्या हम हेजर और इसको कंपेयर भी करेंगे स्पेकुलेटर को। फर्स्ट वी अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पेकुलेटर। स्पेकुलेटर आप सिंपलेस्ट वर्ड में कह रहे हैं कि जो प्राइस के चेंज की वजह से बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं, ऐसे इन्वेस्टर जो शॉर्ट रन में प्राइस में चेंजेस की वजह से बेनिफिट, जैसे प्राइस ऊपर गई वो सेल आउट कर रहे होते हैं, जैसे प्राइस नीचे आई वो उन्होंने वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बाय कर ली, फिर प्राइस ऊपर गई उन्होंने सेल आउट कर दी। तो प्राइस का जो डिफरेंस है बेसिकली उनका बेनिफिट वहाँ पे हो रहा होता है। तो डेरिवेटिव आर वेरी वेल suited to speculating on the prices of commodity and financial asset on the market variable such as interest rate, stock market indices, currency exchange rate. Generally speaking, it's much less expensive to create a speculative position using derivatives than by trading the underlying commodity or financial asset. As a result, the potential return are that much greater. अब क्या है कि डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन चेंज करना नॉर्मली क्या है, स्टॉक मार्केट में अगर कमोडिटी मार्केट में हम देखें डिफरेंट, तो वहाँ पे अगर आप पोजीशन चेंज करते हो, पहले बाय करते हो फिर सेल करते हो, जैसे आपने कमोडिटी बाय करी उसको आप स्टॉक करते हो फिर आप वापस सेल करते हो मार्केट में प्राइस जब ऊपर जाती है, तो ये तमाम जो है इसमें ट्रांजेक्शनल कॉस्ट इन्वॉल्व है। लेकिन अब जब डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शनल कॉस्ट और इस तरह की अदर कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका जो बेनिफिट है, नेट बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम होने के चांसेस होते हैं। तो स्पेकुलेटर के लिए डेरिवेटिव मार्केट बहुत ही इंटरेस्टेड फॉर्म होता है वहाँ पे। A classic case is the trader who believe that increasing demand or reduced supply is likely to boost the market price of oil. जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं कि ट्रेडर हु बिलीव जो ये समझता है कि डेट इंक्रीजिंग डिमांड और डिमांड इंक्रीज हो रही है ऑयल की और सप्लाई कम हो रही है, reduced supply is likely to boost the market price of oil. ऑयल की प्राइसेस आने वाले टाइम में इंक्रीज होने वाली है। Since it would be too expensive to buy and store the physical commodity, अब अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑयल को बाय करोगे उसे स्टोर करोगे फिजिकली, तो इट रिक्वायर्ड ए हैवी कॉस्ट। द ट्रेडर बाय एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर ऑन द अदर हैंड जो है, अगर ट्रेडर जो है एक्सचेंज ट्रेडेड फ्यूचर बाय कर रहे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीइंग टू टेक डिलीवरी ऑफ द ऑयल और द फ्यूचर ट्रेडेड एट फिक्स प्राइस, जस्ट प्राइस को फ्रीज कर दे और कैश सेटलमेंट पे चला जाए। इफ द ऑयल प्राइस राइज इन स्पॉट मार्केट, और स्पॉट मार्केट में जैसे ही ऑयल प्राइस इंक्रीज हो, द वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल आल्सो राइज, और कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो भी राइज हो जाएगी, एंड दे कैन बी सोल्ड बैक इनटू द मार्केट एट अ प्रॉफिट। तो मार्केट में उसको वापस जो है वो प्रॉफिट पे सेल आउट किया जा सकता है, या उसकी सेटलमेंट जो है वो नेट सेटलमेंट के थ्रू जो है उसकी कैश सेटलमेंट के थ्रू जो है बेनिफिट गेन किया जा सकता है। In fact, if the trader buy and then sell the future contract before the delivery, find the trader never has to take delivery of any actual, or the profit from the trader is realized in cash. तो वहाँ पे डिलीवरी और इन तमाम स्टॉक को होल्ड करना, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे डेरिवेटिव मार्केट में जो है वो कंपल्शन नहीं होती। तो स्पेकुलेटर के लिए ये फोरम जो है बहुत ही जो है वो इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही बेनिफिशियल होता है, और बहुत से स्पेकुलेटर जो हैं यहाँ पे थ्रू शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के थ्रू जो है वो बेनिफिट गेन कर रहे होते हैं। तो स्पेकुलेटर जो हैं वो प्राइस का जो डिफरेंट है उससे नेट गेन हासिल करना चाहते हैं। और हेजर जो हैं, हेजर जस्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज करके, ठीक है, अगर बाइंग है तो वो सेलिंग पे चले जाते हैं, सेलिंग है तो बाइंग पे चले जाते हैं। एक सिक्योरिटी आपने होल्ड कर रखी है तो आप उसकी ऑपोजिट दूसरी सिक्योरिटी होल्ड कर लेते हो। तो इन काइंड ऑफ दिस वे जो है वो हेजर जो है वो अपने रिस्क को मिटिगेट कर रहे होते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। अगर हम स्पेकुलेटर और हेजर को कंपेयर करें तो वन ऑफ द आर्टिकल इफ आई लाइक टू शेयर कर सकूं आप लोगों के साथ, तो अगेन मैं रिपीट भी कर देता हूं जो मैंने हेजर और स्पेकुलेशन की यहाँ पे डिस्कशन करी, और आप जो है फर्दर इसको अंडरस्टैंड भी कर सकोगे। स्पेकुलेटर एंड हेजर डिफरेंट टर्म एंड डिस्क्राइब ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, ठीक है।
अब स्पेकुलेशन इन्वॉल्व ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्राइस चेंज। स्पेकुलेटर हमेशा प्राइस का जो चेंज है उससे बेनिफिट गेन करता है, जबकि hedging जो है attempt to reduce the amount of risk और volatility associated with the security price change। वो जो hedger है वो रिस्क को, volatility जो प्राइस का चेंज आना है उसको अवॉइड करना चाहता है, जस्ट वो अपने आप को सेव करना चाहता है। स्पेकुलेटर रिस्क लेता है प्राइस के कम या ज़्यादा होने की वजह से, वही उसका बेनिफिट होता है। जबकि हेजर जो है अपने आप को रिस्क से अवॉइड करवाता है, रिस्क को अवॉइड करता है कि जो प्राइस की वोलेटिलिटी है, प्राइस चेंज है, उससे अपने आप को बचा सके। तो हैजिंग इन्वॉल्व टेकिंग एन ऑफसेटिंग पोजीशन। हैजिंग क्या है कि आप एक पोजीशन पे हो तो उससे ऑल्टरनेट पोजीशन पे जाके अपने आप को सेव कर लेते हो। अगर आपने कोई चीज़ बाय कर रखी है, आप उसी तरह की सिमिलर क्वांटिटी में उसके अगेंस्ट जो है सेलिंग पोजीशन पे चले जाते हो। तो हैजिंग इस आप कह रहे हैं कि आप अपने आप को सेव कर रहे हो, आप उस का पार्ट नहीं बनते हो जिससे आपको रिटर्न या लॉस हो सकता है, तो आप अपने आप को सेव कर रहे होते हैं वहाँ पे hedging में। Hedging attempt to eliminate the volatility associated with the price of an asset by taking offsetting position counter to what the investor currently has। अगर आप बाय पोजीशन पे हो तो आप सेल पे चले जाते हो, सेल पे हो तो आप बाय पे चले जाते हो। द मेन पर्पज ऑफ स्पेकुलेशन ऑन द अदर हैंड, और जबकि स्पेकुलेशन क्या करती है, द प्रॉफिट ऑन द बैटिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इन विच एसेट विल बी मूविंग। स्पेकुलेशन जो है इज जस्ट लाइक अ बैटिंग, आप जस्ट बैटिंग कर रहे होते हो ऑन द डायरेक्शन, एसेट की जो प्राइस मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन को आप जस्ट प्रेडिक्ट करके गेन हासिल करते हो। अगर आपको पता लग जाए एक पर्टिकुलर एसेट, जैसे गोल्ड प्राइसेस आने वाले टाइम में उनकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो आपने जस्ट प्रेडिक्ट करा के गोल्ड की प्राइसेस किस तरफ मूव करेंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पोजीशन जो है वो होल्ड कर लेते हो। अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड की प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो आप बाय करोगे पर्टिकुलर गोल्ड, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आने वाले टाइम में जो है प्राइसेस कम होने वाली हैं तो आप जो है वो सेल पोजीशन पे चले जाते हो, ठीक है। तो उससे बेनिफिट क्या होता है कि शॉर्ट टर्म काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें स्पेकुलेटर जो है betting on the direction जो in which an asset will be moving, के किस डायरेक्शन में एसेट जाएगा, उसके बारे में प्रेडिक्ट करके जो है वो बेनिफिट गेन करने की कोशिश करता है। hedging try to cut off the amount of risk और volatility connected with the change। hedger जो है वो रिस्क को टोटली अवॉइड कर रहे होते हैं, जबकि स्पेकुलेशन कंसर्न अटेम्प्टिंग टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम a security price change and more vulnerable to the market fluctuation। तो वो पूरी जो है वो vulnerable होते हैं और वो पूरी रिस्क ले रहे होते हैं कि अगर वो उन जो उन्होंने प्रोडिक्शन करी है वो मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाए तो बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस जो है वो फेस करने पड़ सकते हैं। जबकि हैजर जो है वो इस तरह की सिचुएशन में नहीं आता क्योंकि वो उस चीज़ को अवॉइड कर चुका होता है। हैजर सीन आर द रिस्क एवर्स। हैजर जो है वो रिस्क एवर्स होते हैं, जबकि स्पेकुलेटर जो हैं वो रिस्क एवर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं, ठीक है। Hedges reduce their risk by taking an opposite position in the market to what they are trying to hedge. The ideal situation in hedging would be the cause one effect to cancel out another. In hedging, you just cancel out your transaction. Like कि आपने अगर कोई चीज़ बाय कर रखी है, आप उसी चीज़ को सेल की पोजीशन में चले जाते हो, उससे क्या होता है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले आप लोगों के साथ डिस्कस करी, मैं यहाँ पे दोबारा उसे रिपीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अस्यूम दैट अ कंपनी स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग ज्वेलरी। एक कंपनी है जो ज्वेलरी प्रोड्यूस करती है, एंड इट हैज़ अ मेजर कॉन्ट्रैक्ट ड्यू इन 6 मंथ, और उनके पास एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट ड्यू है इन 6 मंथ।
So for which gold is one of the company's main input, gold जो है gold के थ्रू ही ज्वेलरी जो है वो convert करते हैं उसको finish gold में. The company is worried about the volatility of the gold market and believe that gold price may increase substantially in the near future. कंपनी को पता है कि आने वाले टाइम में गोल्ड की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रेट से ऊपर जाने वाली है, तो कंपनी के साथ वो रिस्क अटैच है. अब कंपनी ने एक्चुअली क्या करना है, आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड जो है वो ज्वेलरी जो है वो डिलीवर करना है. तो उस केस में क्या होगा, उनको गोल्ड रिक्वायर्ड होगा. अगर गोल्ड की अब वाली प्राइस जो उनके साथ सेटल हुई है उससे प्राइस इंक्रीज कर जाएगी, तो वो वट एवर द प्राइस चेंज उनका जो है वो लॉस होगा. अगर प्राइस कम हो रही होती तो उनका वो बेनिफिट होना था. अब क्योंकि वो चाह रहे हैं कि वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे, वो प्राइस की जो फ्लक्चुएशन है उसका रिस्क नहीं लेना चाह रहे कि आने वाले टाइम में अब डोंट नो कि वो क्या प्राइस इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है, तो वो उस रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं. तो वो हेजिंग की पोजीशन में जाएंगे. हेजिंग की पोजीशन में जाने के लिए वो क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम दिस अनसर्टेनिटी द कंपनी कुड बाय ए 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इन गोल्ड. तो वो हेजिंग की पोजीशन में जाने के लिए उन्होंने क्या करा कि 6 मंथ गोल्ड जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आप चले गए जहाँ पे आपने 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इन गोल्ड. दिस वे इफ द गोल्ड एक्सपीरियंस 10% प्राइस इंक्रीज. अब जब 6 मंथ के आप कॉन्ट्रैक्ट में चले गए हो, फ्यूचर मार्केट में आपने एक प्राइस सेट कर दी, जो भी उस वक्त जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उसी प्राइस को आपने फ्रीज कर दिया. अब क्या है, चाहे आप प्राइस फ्यूचर में इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उसका इम्पैक्ट आप पे नहीं आएगा. आप क्या करोगे, जो लेट्स से कि प्राइस जो है जैसे हमने अभी एग्जांपल दी, अगर प्राइस जो है वो 110 थी, ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर 110 से 120 चली जाती है प्राइस, तो उस केस में क्या होगा, आप सिंपली फ्यूचर मार्केट से बाय करके जो है कस्टमर को डिलीवर कर दोगे. कस्टमर को आपने उसी प्राइस पे जो है वो एग्री करा हुआ है जो प्राइस जो है आपने कॉन्ट्रैक्ट करा था. तो दिस वे इफ द गोल्ड एक्सपीरियंस 10% प्राइस इंक्रीज, अगर इसी के 10% प्राइस इंक्रीज कर जाती है, तो अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट ना किया होता तो 10% आपको जो है वो बेयर करना पड़ती, आपको जो है 10% कॉस्टली गोल्ड बाय करके ज्वेलरी डिलीवर करना थी. लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट में चले जा चुके थे, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है वो ट्रांजैक्शन को एक्सरसाइज करोगे और उसी प्राइस में जो आपने डिसाइड करी है कस्टमर के साथ उसी प्राइस पे बाय करके आप जो है उसको ज्वेलरी जो है वो डिलीवर कर सकते हो. तो इस केस में क्या हुआ कि आपने अपने एंड पे रिस्क नहीं रखा, आप रिस्क जो है फेस नहीं करा, आपने अपने रिस्क को अवॉइड करा, जस्ट टेकिंग दी ऑपोजिट पोजीशन. ठीक है, आप जस्ट आपने वो पोजीशन होल्ड करी और आपने वो जो भी मार्केट का रिस्क जो है वो नेक्स्ट पर्सन जो है फॉरवर्ड मार्केट डेरिवेटिव मार्केट में जो है वो फ्यूचर मार्केट में आपने ट्रांसफ़र कर दिया. तो हैजर जो है, ठीक है, इसको अवॉइड करते हैं, जस्ट टेकिंग द अपोजिट पोजीशन कि वो अपने रिस्क प्राइस का जो चेंज है वोलेटिलिटी है उससे जो उनको लॉस हो सकता है उसको अवॉइड करना चाह रहे होते हैं. तो हैजर आर रिस्क एवर्स पर्सन. As you can see, the other hedger are protected from any losses. They they are also restricted from any gain. The portfolio is diversified but still export a systematic risk. अब उस केस में क्या है, अब हेजर जो है अपने आप को रिस्क से तो बचा रहे हैं, गेन जो पॉसिबल फ्यूचर लॉस है उससे तो अपने आप को बचा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को लॉस से बचाया तो वो किसी किस्म के गेन की तरफ भी नहीं जा सकेंगे अगर आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया. जैसे अब इसी एग्जांपल को अगर हम देखें, अब ये भी हो सकता था कि गोल्ड की प्राइस आने वाले टाइम में कम हो जाती, कम प्राइस होती तो आप अपने पास से गोल्ड यूज़ करते, कम प्राइस से गोल्ड मार्केट से बाय करके अब कस्टमर को ज़्यादा प्राइस पे जो है वो चार्ज कर रहे होते. बट बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पे क्योंकि आप जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जा चुके थे,
तो आप ना तो आप गेन ले सकते हैं, और लॉस से आप क्योंकि अपने आप को रोक चुके हैं, अवॉइड कर चुके हैं, तो आप जब आप किसी किस्म के रिस्क में नहीं जाएंगे तो आप किसी किस्म के रिटर्न या लॉस में भी वहां पे नहीं जा रहे होंगे। तो the portfolio is diversified but still explored to a systematic। अब जब हम डिस्कस करते हैं कि पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन और यहाँ पे हेजिंग में जो रिस्क अवॉइड के वो दे आर समहाउ डिफरेंट। तो क्योंकि वहाँ पे हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक रिस्क जो है हम वो ले रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है, हमारे रिटर्न जो है वो कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ रिटर्न या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लॉस जो है वो फेस करना पड़ रहा होता है। और दो हम इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में जब ज़्यादा जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क हाई होता है। वहाँ पे हाई रिस्क के साथ हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न या लॉस जो है वो हाई होती है। लेकिन हम जब पोर्टफोलियो पे जाते हैं तो हम जो है अनसिस्टमेटिक रिस्क जो है उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं, लेकिन स्टिल वी आर फेसिंग द सिस्टमेटिक रिस्क। तो उसकी वजह से क्या है कि आप नेट समहाउ गेन पे भी जाते हो और समहाउ आपको लॉस भी जो है वो फेस करना पड़ सकता है। डिपेंडिंग ऑन अ कंपनी पॉलिसीज and the type of business it run, it may choose to hedge against certain business operation to reduce the fluctuation in the profit for the protect itself from any downside risk। तो अब मेन थीम जो है आप लोगों को समझ आ गई। अब हेजिंग डिपेंड करता है आप सिक्योरिटी की नेचर पे, बिजनेस की नेचर पे। वहाँ पे हेजिंग के स्टाइल डिफरेंट हो सकते हैं, और कहीं आप डिफरेंट पोजीशन में जाके हेजिंग कर रहे होते हो, कहीं आप डिफरेंट अल्टरनेट बिजनेस में जो है वो इन्वेस्ट करके आप हेजिंग कर रहे होते हो। तो इस काइंड ऑफ जो इसकी डिटेल होगी उसको खैर हम देख भी लेंगे। राइट नाउ वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हेजर कौन होते हैं और हेजिंग क्या है, स्पेकुलेशन क्या है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है चीज़ें अंडरस्टैंड हुई होंगी। स्पेकुलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्पेकुलेशन ट्रेडेड इज जस्ट अ ट्रेडिंग, इट्स नॉट एक्चुअल इन्वेस्टमेंट, इट्स जस्ट अ trading। Speculator trade based on their educated guesses on where they believe the market is headed। वो जस्ट इस बेस पे जो है वो ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट किस तरफ मूव करेगी। अगर जैसे हम कहते हैं कि जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी तो आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा बाय पोजीशन होल्ड कर रहे होते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बाय करते हो। अगर आपको कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी तो आप जो है वो सेलिंग पोजीशन पे जा रहे होते हो। तो जस्ट स्पेकुलेशन क्या है, इट्स जस्ट अ ट्रेडिंग by predicting the direction of moving the prices in particular direction। तो उसकी बेस पे जो है आप बेनिफिट या लॉस जो है वो ले रहे होते हो। अ, फिर लास्ट अगर हम देख रहे हैं तो फोर्थ हमारे पास जो है आर्बिट्रेजर थे। अब आर्बिट्रेजर एंड आर्बिट्रेजर इज अ डील दैट प्रोड्यूस रिस्क फ्री प्रॉफिट बाय एक्सप्लॉइटिंग ए मिस प्राइसिंग इन द मार्केट। अब आर्बिट्रेजर क्या है कि वो मार्केट की इनएफिशिएंसी, मार्केट की जो मिस प्राइसिंग है उससे बेनिफिट गेन करते हैं। अब अगर हम इसको समझें तो एक एग्जांपल के थ्रू, ए सिंपल एग्जांपल अकर व्हेन अ ट्रेडर कैन बाय एन एसेट चीपली इन एन वन लोकेशन simultaneously arrange to sell in another for a high price। जैसे कि आप किसी एक कंट्री से वो चीज़ बाय करते हैं जहाँ पे वो चीज़ चीपर रेट में आपको मिल रही है, आप किसी दूसरी मार्केट में दूसरी कंट्री में उसको सेल कर देते हैं जहाँ पे उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो जस्ट मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से एक मार्केट से दूसरी मार्केट में जो नेट डिफरेंस था रेट्स का, उसकी वजह से आपने जो बेनिफिट गेन करा। तो आर्बिट्रेजर जो हैं वो इसी तरह की एक्टिविटीज जो कर रहे होते हैं। जैसे कि आप विद इन कंट्री अगर बात करें, एक कंट्री से दूसरी एक सिटी से दूसरी सिटी, एक प्रोविंस से दूसरी प्रोविंस में इस तरह की ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं जहाँ पे प्राइस डिफरेंस होने की वजह से, मार्केट इनएफिशिएंट होने की वजह से बेनिफिट जो है वो आर्बिट्रेजर जो है वो ले रहे होते हैं।
A simple example occur when a trader can buy an asset cheaply in one location, एक location से asset buy करा and simultaneously arrange to sell it in another for a higher price. Such opportunities are unlikely to persist for a very long, since arbitrator would rush in to buy the asset in the cheap location, thus closing the price gap. Uh, in the derivative business, arbitrage opportunity typically arise because the product can be assembled in different ways out different building blocks. If it is possible to sell product for more than it costs to buy the considered part, then a risk-free profit can be generated. In practice, the presence of transaction costs often mean that only large market players can profit from such opportunities. In fact, many so-called arbitrage deals constructed in the financial market are not entirely risk-free. They are designed to exploit differences in the market prices of the product, which are very similar but not completely identical. For this reason, they are sometimes and more accurately called relative value trader. Uh, अब आर्बिट्रेज क्या है, वो जस्ट दो डिफरेंट मार्केट में प्राइस के डिफरेंट होने की वजह से एक मार्केट में एक और इंटरेस्ट रेट ऑफ दूसरी मार्केट में इंटरेस्ट रेट डिफर कर रहा है, तो वो एक मार्केट से ट्रांजैक्शन करके दूसरी मार्केट में जो उसको सेल कर रहे होते हैं, तो वो जब बेसिकली क्या है, मार्केट की मिस प्राइसिंग और मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से जो है वो बेनिफिट गएगा। अगर आप कंप्लीटली बेनिफिट या गेन करते हैं तो वो आर्बिट्रेट कहलाएंगे, आर्बिट्रेजर होगा। अगर आप रिलेटिवली आप पूरी रिस्क को अवॉइड नहीं कर रहे तो उस केस में रिलेटिव वैल्यू ट्रेडर कह रहे होंगे। तो इसकी डिटेल को हम यहाँ पे देख भी होंगे फर्दर। तो यहाँ पे जो है हम अपना पर्टिकुलर टॉपिक जो है आज के इसको वाइंड अप करते हैं, यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है हम इसकी डिटेल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।